नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 9वां अध्याय, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। रमानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद भी कर दी। मन ही मन झुंझला उठा रमानाथ। बड़े ईमानदार की दुम बने हैं ढोंगी कहीं के। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। सब दिखाने के दाते हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं। और तो ऐसा कोई ना था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल कर दिखा रहा था। रमानाथ को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए ना, हार कितना सुंदर है। इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमानाथ ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ जी, चीज तो बड़ी अच्छी मालूम होती है, दाम बहुत हैं। भाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कहिए। 1200 मेरी लागत बैठ गई। रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा, अजी ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर माल परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या। हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या आमिराना मिजाज दिखाया है वहाँ। रतन ने हार को शुभ नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली है। कम का नाम ना लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। अच्छा एक बात बता दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे। 1200 और 12 कौड़ियां होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूं, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा। यह कहते हुए जौहरी हार को रखने के लिए केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया कि वह कुछ कम ना करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसे समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता है। रतन ने कमरे में जाकर रमानाथ को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा। रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं। क्या आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो ले लूं। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे से पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपये लौटा दूंगी। रमानाथ ने संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे खुद रुपये मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वह रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में ही मिल जाएगा। चलिए जी, मैं अब आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कोई दुकान देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योड़े दाम देने पड़ेंगे। तो इसे कल बुलाइए ना, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ही आएगा। अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमानाथ ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। नहीं हजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज ना जाने से बड़ी हानि होगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे दीजिए, बाकी के रुपए कल काशी से लौटकर लेते जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज ना हो, महीने 2 महीने में ले लेता है, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल कहाँ, कौन जाने यहाँ कब फिर आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें तो 200 फिर दे दीजिएगा। रामानाथ, तो सौदा ना होगा, आपको अख्तियार है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रुपए होंगे तो बहुत माल मिल जाएगा, रमानाथ ने कहा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोआ रोआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो गया। उसके हृदय की सारी ममता का सारा अनुराग और अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो गई। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही है। जौहरी को संदूक बंद करते देख जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी संदूक खोलती, कभी दराज, पर रुपए कहीं ना मिले।
सहसा ही मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, अरे आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहां कोरम भी पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता, कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता। जब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं तो ये, अरे यह क्या, कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील रतन से बोले, तुमने कोई चीज पसंद की है? हाँ, एक हार पसंद किया, 1200 रुपये मांगता है। बस? कोई और भी चीज पसंद कर लो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है? नहीं, इस वक्त तो मैं यही हार लूंगी, आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है। लेकर रख लो, पास रहेंगी तो कभी भी पहन लेगा, नहीं तो कभी दूसरों को पहनते देख लिया कहोगी तो मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी, उसके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज भी क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदैह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रहे। जैसे किसी उपासक की प्रतिमा को जरूरत होती है, बिना प्रतिमा वह किस पर फूल चढ़ाएगा, किसे गंगा जल से नहलाएगा, कैसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाएगा। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके संदेह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का तो कोई आनंददायिनी शक्ति थी नहीं। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्होंने परवाह न की, इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पुलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दे दिया और वह सलाम करके चलता बना। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व और उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई दिया, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ से का भी ना खाते थे और आज रतन ने उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमानाथ कुछ देर तक तो बैठा, वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा और अंत में निराश होकर चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश और चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखना हो तो वह इस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही सब चिंताओं का अंत कर सकती है। सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी कि सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करके चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। अगर वह इस समय जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख होगा, पर वह अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का भी विलंब ना करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपया अदा कर सकता था। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। मन में यह निश्चय करके रमानाथ घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी ना थी। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा, जब यही करना है तो जल्दी क्या, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसकी जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा लाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था, उसी उपाय को क्या वह प्राणों की रक्षा के लिए नहीं करेगा। अपनी जुबान से तो शायद वह कभी किसी विपत्ति का हाल कह न सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख ना खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा एकदम से चौकी है, पर उसका भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियां का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में ही निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया है। माता चारपाई से उठते ही वह जाग पड़ता है, लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जैसे वे कोई सुप्त सपन देख रही है। आहा,
इस समय उसे ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे इसके गहने फिर से चोरी हो गए हैं, इसकी क्या दशा होगी, वह क्या करेगी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने इसे कौन सा आराम पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अभी तक रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई है जहाँ कोई सुख नहीं। रमानाथ फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसने कहा, तुम कहाँ गए थे? मैं बड़ा अच्छा स्वप्न देख रही थी। बड़ा बाग था, हम दोनों टहल रहे थे और तुम अचानक कहाँ चले गए, पता नहीं। रमानाथ चुपचाप मुस्कुराता रहा। जालपा ने रमानाथ से कभी दिल खोलकर बात ना की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही नहीं किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की ही भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में दिखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा न की। शायद वह समझता था कि इसमें आत्मा ही नहीं है। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर ही थी। वह समझता था जालपा इसी से प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ को से वह उसे दबाना नहीं चाहता था। पर आज उसे ज्ञात हुआ कि जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यक्ता कह डालने का अच्छा अवसर मिला था, पर हाय रे संकोच, फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिन तक छिपाए रहा, अब कैसे कहे। क्या ऐसा करना जालपा के को स्वीकार होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम के निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमानाथ इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात के ऊपर गुजर गई थी। सोया तो ये सब था कि सवेरे उठ जाऊंगा। नींद खुली तो कमरे में धूप फैल गई थी। वह चटपट उठा, बिना हाथ मुंह धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। और जब रमेश बाबू के पास जाना चाहता था, अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने को तैयार हो जाए। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमानाथ को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नेत्रों से देखा। रमानाथ के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में करेला लिए द्वार की ओर ताकती रही। बात क्या है, बताते क्यों नहीं है? वह कुछ ना कुछ कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछो, क्या बात है। वह द्वार तक आई, पर रमानाथ सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाईं ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी। उसका मन किस उसी ओर लगा हुआ था कि बात क्या है, ये मुझसे इतना छिपाते क्यों हैं। रमानाथ रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधे घंटे में संध्या समाप्त हुई और बोले, क्या अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया? अरे ये लिचड़पन मुझे पसंद नहीं। तुम और कुछ करो ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? अजी इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। अजीब आदमी हो, अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है? यहाँ ना होगा तुम्हें ताने देंगे और संकट से छूट तो जाओगे। उनसे सारी बात साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो कब का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो तो उनसे क्यों नहीं? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कहो अगर वह रुपया ना देंगे तब मेरे पास आना। रमानाथ को अब और कुछ कहने का साहस ना हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह वहां से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता। चौमासे मतलब बरसात का मौसम, आकाश से गिरते हुए जल बूंदों की जो दशा होती है, वही इस समय रमानाथ की। वह तेजी से आगे चलता हुआ कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौटता था। कभी इस गली कभी उस गली। सहसा उसे बात सूझी कि क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से कुछ कह नहीं पाता तो कलम तो कुछ कह ही देगी। फिर उसने पत्र लिखना आरंभ किया। घर आया। प्रिय, क्या कहूँ किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध ना हो सका तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं ना मिल सका। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपये हाथ आएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट ना देता। ईश्वर के लिए रुष्ट ना होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा दूंगा। अभी पत्र समाप्त ना हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? नहीं, अभी मौका नहीं मिला।
अरे 2 क्या 4 दिन 5 दिन में भी मौका नहीं मिलेगा। मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब हो जाएगा। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन तुम भूल गए। भूल नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। अरे, अपने बाप से कहते शर्म आती है? अगर अपने लोगों में यह संकोच होता है तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमानाथ ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई बुलावा आया था। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी, हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे और गले में चंद्रहार। आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमानाथ को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोए। दिन भर तो बाहर खड़े रहते हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच ही रही थी तुम मैके जाना पड़े, जाऊं या ना जाऊं, मेरा जी बिल्कुल ना लगे। रमानाथ, तो तुम कहीं जाने को तैयार बैठी थी? सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमानाथ की दशा इस समय शिकारी की सी थी, जो हिरणी को अपने शावकों के साथ कल्लोल करते हुए देखता है। उसने अपनी ओर टकटकी लगाए हुए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमानाथ एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुगध कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदय विहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी डाल देगा? जालपा नीचे जाने लगी तो रमानाथ ने कातर होकर उसे गले लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा। कौन जानता था यही उसका अंतिम आलिंगन है। उसके कार पाश मानो रेशम के सहस्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रुपए? मेरे पास तो नहीं है मुझसे बहाना ना करो, बस मुझे 2 रुपए दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। यह कहकर रमानाथ की जेब में हाथ डाल लिया तो कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकल आया। रमानाथ ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा के हाथ से छीनने की चेष्टा की। कागज मुझे दे दो, सरकारी है। किसका खत है बता दो तो। है किसी का? जालपा ने तह किए पर्चे को खोलकर देखा। यह सरकारी कागज है। झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमानाथ, दे दो ना, परेशान क्यों करती हो? रमानाथ ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगी। कह दिया ना, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। अच्छा फाड़ डालो, अब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत खोला और पढ़ने लगी। रमानाथ ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से निकल भागा। कहाँ छिपे, कहाँ जाए? उसकी दशा इस समय ऐसी रहती जैसे किसी नंगे आदमी की होती है, जो सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आज सारा पर्दा खुल गया, सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने के लिए इतने दिन से चेष्टा की, आज वह सब खुल गई। अब उसके मुंह पर कालिक पुत गई। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी और कितना धूर्त और गपुड़िया समझेगी। क्या वह अपना मुंह उसे दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस भी उसका पता ना निकाल सके? मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने हाथ साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे मोटे गांव में अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है जालपा को उस पर दया है, उसके अपराधों को उसके लिए क्षमा कर दे। शायद मेरे पत्र का वह आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति को उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखा दिया और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। कदाचित मौत को देखकर वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती धूप में चला जा रहा था, पता नहीं किधर। सहसा रेल की सीटी सुनाई दी। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी थी। उसने कुलियों के जमादारों को बुलाकर कहा, कहीं अंगूठी बिड़कवा सकते हो? कुछ 1 रुपया तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से निकला था, पर मालूम ना कहाँ गिर गए। फिर लौट कर जाने में गाड़ी न मिलेगी, भारी नुकसान हो जाएगा।
जमादार ने सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर गया। रमानाथ टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंख उसी और लगी थी। 10 मिनट हो गए, जमादार का कहीं कुछ पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमानाथ के दांतों काट लिया। उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा था। बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमानाथ अधीर उठा, समझ गया कि जमादार ने चकमा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में जा बैठा। मन में निश्चय की कि साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है, अगर उतारना हो पड़ा तो उतर जाऊंगा, यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा।